आज हम अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम बल का सदिश निरूपण। तो इसके लिए हमें दो स्थिर बिंदु आवेश चाहिए। तो इसमें वो कैसा होना चाहिए, दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2 एक समान प्रकृति की हो, एक समान प्रकृति के हैं, एक समान प्रकृति के Q1 Q2। और इसको हम सदिश रूप में निरूपित करने के लिए एक निर्देशांक लेंगे और उस निर्देशांक में हम लोग इसको दर्शाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x अक्ष हो गया। तो ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। एक आवेश, इसमें आवेश है, एक Q1 आवेश है, Q1 है, एक दूसरा आवेश Q2 है। तो अगर हम पूछें कि इस मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 कितनी दूरी पर है, तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 जो है वेक्टर R1 दूरी पर है, वेक्टर R1 दूरी पर है। इसी प्रकार Q2 कितनी दूरी पर है मूल बिंदु के सापेक्ष, तो हम इसको भी मान लेते हैं, कोई वेक्टर मान लेते हैं इसको भी। तो इसको हम मान लेते हैं वेक्टर R2 दूरी पर स्थित है। तो अगर हम पूछें कि Q1 की स्थिति क्या है मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर Q1 है, तो आप कहोगे कि वेक्टर R1 दूरी पर है। और Q2 कितनी दूरी पर है, तो आप कहोगे कि वेक्टर R2 दूरी पर है। तो Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति कितनी है और Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति कितनी है। तो इसको बताने के लिए हम इनको, इस लाइन को मिलाते हैं और देखते हैं कि कितना किस पर ये चीज कितनी दूरी है। तो अगर Q1 के सापेक्ष इसकी स्थिति पूछी जाए तो इसको लिखते हैं R12, वेक्टर R12। Q2 के सापेक्ष Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति पूछी जाए तो इसको लिखते हैं R21, ये लिखते हैं R21। ये हो गया R21। तो यहाँ से आगे देखते हैं कि अगर हम पूछें कि Q1 की स्थिति सदिश कितनी है, यानी मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश कितनी है, तो आप कहोगे कि वेक्टर R1 है। यानी जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु और जिसके सापेक्ष देखते हैं, यानी जहाँ से खड़े होकर देखते हैं, उसकी बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, यानी मूल बिंदु O के सापेक्ष आवेश Q1 की स्थिति सदिश इक्वल टू वेक्टर R1। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग समझने के लिए लिखते हैं। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, F का मान लिखेंगे। तो समझ लेते हैं कि ये कैसे आया, फिर तो और आसान हो जाएगा समझना। तो अब Q2 की स्थिति सदिश पूछे जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल बिंदु
ओ के सापेक्ष आवेश Q2 की स्थिति सदिश बराबर वेक्टर R2, ये लिख सकते हैं। अब ये हम कहें कि Q2 से Q1 कितनी दूरी पर है, तो Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश निकालते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश बराबर ये हो जाएगा वेक्टर R12। Q1 के सापेक्ष Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश। ये 2 क्या है, यानी जो बाद में है उसके सापेक्ष पहले की स्थिति सदिश, चुप, यानी 2 के सापेक्ष 1 की स्थिति सदिश यहाँ पर ये है। अगर हम आपसे कहें Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश, तो कितना बताओगे आप, बताओ। तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा वेक्टर R21, यानी 1 के सापेक्ष 2 की स्थिति, ये हो गया। अब आइए थोड़ा समझते हैं फिगर से। यहां पर तो लिखा है कि Q1 Q2 समान प्रकृति के हैं। प्रकृति इनकी कैसी है, समान है, यानी या तो दोनों धनायन हो सकते हैं या तो दोनों ऋणायन हो सकते हैं, या ऋणावेश धनावेश कह सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि दोनों धनावेश है, Q1 भी धनावेश है Q2 भी धनावेश है, दोनों धनावेश है, Q1 भी Q2 भी धनावेश है, तो दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित, तो आप कहोगे कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q2 Q1 पर बल लगाएगा किस दिशा में, तो आप यहां से दिखा सकते हैं कि Q2 Q1 पर बल इस दिशा में लगाएगा, दिखा सकते हैं हाँ या ना, इस दिशा में बल लगाएगा Q2। ये Q2 Q1 पर इस दिशा में बल लगाएगा, तो इस बल का मान कितना हो जाएगा, हम इसको F से प्रदर्शित करते हैं और इसको लिख सकते हैं कौन किस पे बल लगा रहा है, 2 बल लगा रहा है किस पे, 1 पे, तो इसको ऐसे लिखें। ठीक इसी प्रकार अब Q1 भी क्या करेगा, Q2 पर इस दिशा में एक बल लगाएगा, इस दिशा में एक बल लगाएगा। तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर F, कौन किस पे बल लगा रहा है, Q1 लगा रहा है Q2 पर, तो 1 लगा रहा है 2 पर, इसको ऐसे डिनोट किया। ये बात समझ में आई होगी। तो इसको लिख लेते हैं यहां पर कि वेक्टर जो 1 वेक्टर F12 है, ये क्या है, Q2 के कारण Q2 के कारण Q1 पर बल है, और वेक्टर F21 ये क्या है, Q1 के कारण Q2 पर बल है, ये है। तो अगर हम इसको यहां समझें तो F12 का मान लिखना चाहे, हम यहां से F12 का मान लिखना चाहें, F12 का वेक्टर F12 का मान लिखना चाहे तो कितना होगा बताइए आप, इस यहीं पे लिख लेते हैं कितना होगा, वेक्टर F12 कितना आ जाएगा, तो K Q1 Q2 बाई,
अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, दिशा क्या है, दिशा देखना है कि ये F12 है क्या कि 2 के द्वारा 1 पर लगाएगा, यानी Q2 से Q1 की दिशा क्या है, यानी Q2 से Q1 की ओर की दिशा है। तो इसके बीच की दूरी क्या लेंगे, R12 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। मॉड मैग्नीट्यूड लेंगे R12 का, ये ले सकते हैं। और इनकी दिशा किधर है, तो दिशा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर ये बता रहा है कि इनकी दिशा किधर है, 2 से 1 की तरफ। इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इनको इक्वेशन 1 मानते हैं 1। फिर इसके लिए अगर हम निकालना चाहें, यानी Q1 के कारण Q2 पर बल कितना होगा, तो यहां से लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू K तो रहेगा ही। अब दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों का गुणनफल वही होगा Q1 Q2। बट यहां पर अब दिशा बदल जाएगी, यानी यहां से देख लेते हैं कि यानी Q1 से Q2 की दिशा किधर है, यानी Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, तो ये कहेंगे R21 वेक्टर R21। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर R21 का होल स्क्वायर, ये दिशा दिखाने के लिए R21 का यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। फिर से उसको हम जो चित्र में बनाए हैं, ये केवल आवेश को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आवेश को, इस आवेश को हम यहाँ पे दिखाते हैं। फिर से इसको समझते हैं कि कैसे आया। ये Q1 आवेश हो गया और ये Q2 आवेश हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, ये हमने अभी डिस्टेंस नहीं माना। ये दोनों समान प्रकृति के हैं, ये भी प्लस है, मान लेते हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। चाहो तो आप ये भी ऋण मान सकते हो, ये भी ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश, दोनों किसी में कोई भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, या प्लस 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 ही आएगा। तो अगर हम कहें कि Q2 क्या कर रहा है, Q1 पर बल लगा रहा है, तो Q2 इधर से बल लगाएगा इस पर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। तो कितना बल लगा रहा है, तो हमने कहा कि वेक्टर F21 लगा रहा है, यानी 2 के कारण 1 पे बल, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है। तो इसका मान कितना होगा, और ये किस दिशा में लगा रहा है, यानी Q2 से 2 से 1 की दिशा में बल लगा रहा है। तो इसको हमने प्रेजेंट किया क्या, यहाँ से 1 2, ये वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे वेक्टर हमने लिख रखा, यानी दोनों के बीच की अब दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इतनी हो गई। अब इसका मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी है, यानी इसका मापांक लेना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है इसका, यानी 2 से 1 की ओर बल लग रहा है। दूसरी स्थिति समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक आवेश ये Q2 है, Q1 है, और दूसरा ये Q2 है। ये इनकी बीच की दूरी नहीं पता, ये यहाँ से ये है। तो अब क्या हो रहा है कि Q1 Q2 पर बल लगाएगा, तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा, यानी इसको उस तरफ धक्का देगा, इस तरफ धक्का देगा, तो बल की दिशा किधर, इधर होगी, बल की दिशा इधर होगी। कितनी होगी, तो इसको लिखते हैं, यानी 1 2 पर बल लगा रहा है, 1 2 पर बल लगा रहा है, इसको वेक्टर के रूप में लिख देते हैं क्योंकि इसकी दिशा है। अब इसकी दिशा किधर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारा, कौन किस पे बल लग रहा है, तो 1 से 2 की ओर दिशा है, क्या है, 1 से 2 की ओर। तो ये हमने क्या लिखा, ये लिखा इसके लिए, और ये यूनिट वेक्टर दिखा रहा है कि दिशा किधर है, 1 से 2 की ओर बल की दिशा है, ये चीज है। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 1, उसको दूसरी पेन से लिखते हैं,
समीकरण 1 एवं समीकरण 2 कूलाम बल का सदिश रूप है। कूलाम बल का सदिश रूप है। ये चीज कूलाम बल का सदिश रूप है। अब ये हम देखते हैं यहां से कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, क्या न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है? तो यहां से हम देख लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये चूंकि यूनिट वेक्टर r21 को लिख सकते हैं -2 यूनिट वेक्टर r21, यानी यूनिट वेक्टर r12 बराबर माइनस यूनिट वेक्टर r21, यानी दिशा क्या है? विपरीत हो गई। यहां पर ये दिशा क्या है? विपरीत दिखा रहा है ना। तो इसका मान हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं किससे? समीकरण 1 से, यानी ये भी लिख सकते हैं r12 यूनिट वेक्टर r12 का मान कहाँ रखें? समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा? F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? वेक्टर R12 लिख सकते हैं ना, R21 और इसके साथ जो माइनस लगा है यहाँ पर माइनस, हम इसको निकाल कर लगाते हैं यहाँ पर माइनस, ये चीज का पावर 2 और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर इतना क्या हो जाएगा 21। चाहे यहां से भी कर सकते हो, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर माइनस है तो ये मापांक वैल्यू है, ये क्या आ जाएगा? मॉड में कोई भी चीज निगेटिव है तो वो धनात्मक हो जाती है। तो आप कह लो कि यहाँ से 21 से इसका माइनस क्या आ गया? यहाँ पर आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? हम देखिए इतने वाले से इतने चीज को क्या लिख सकते हैं? ये वाली चीज को इतने को हमने क्या लिख सकते हैं? तो समीकरण 2 से देख लीजिए। समीकरण 2 K Q1 Q2 बटे वेक्टर R21 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21, तो वही चीज़ तो लिखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर दिस इम्प्लाइज डेट वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर क्या लिख सकते हैं? F21 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि यह कूलाम बल का जो नियम है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये हमारा न्यूटन के गति का नियम था, यानी कूलाम बल का सदिश निरूपण हो गया और
अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो लिखते हैं विद्युत क्षेत्र, हेडिंग विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखते हैं इसको कहते किसे हैं। कि मान लेते हैं कि यहां पर, पहले समझते हैं उसके बाद लिखते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक आवेश है, ये आवेश है, ये आवेश Q है, ये बिंदु आवेश है। इसको स्रोत चार्ज भी कह सकते हैं, स्रोत आवेश कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको चारों तरफ कुछ न कुछ अपना प्रभाव ये उत्पन्न कर रहा होगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्या होती है, यहाँ से ये आवेश कि कोई अन्य, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित कब करते हैं, यानी दोनों के पास कुछ न कुछ प्रभाव है, यानी दोनों एक दूसरे का प्रभाव का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो अगर मान लो कि दूसरा कोई आवेश ये है, यहाँ पे रखे हैं, इस पर कोई इसके क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जैसे जैसे हम इसके पास लाते जाते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ठीक इसके चारों तरफ एक इतने दूरी तक एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसके पास या इसके अंदर कोई अन्य आवेश आएगा, इसके अंदर कोई अन्य आवेश आएगा, तो इसके प्रभावों को क्या करेगा, वो अनुभव करेगा। यानी यहाँ तक इसके इस सर्किल तक इसका क्या है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। कोई अन्य आवेश इसके पास लाया जाए तो वो क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो जहां से ये अनुभव करना शुरू होगा वहीं से इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक स्रोत आवेश इसको बोल सकते हैं, स्रोत आवेश। यानी ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश से इसको बोल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो ये आवेश के चारों ओर का ये क्या है, क्षेत्र है। तो लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभावों का अनुभव किया जा सके, जहां उसके प्रभावों का अनुभव किया जा सके। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी फिर से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, तो कोई अन्य आवेश, हम दूसरा आवेश इसके पास लाते हैं। मान लीजिए कि ये आवेश है, इसको इसके पास लाते हैं,
तो जैसे जैसे पास लाएंगे तो ये आवेश क्या करेगा, कुछ अनुभव करेगा, ये इस पर, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको उधर विपरीत दिशा में क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी उधर धकेलेगा, यानी ये क्या कर रहा है, इसके प्रभाव को अनुभव कर रहा है। तो जहाँ से ये इसके प्रभावों का अनुभव करता है, वहीं से इस आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और इसके प्रभाव का ये कौन अनुभव करता है, ये अनुभव करता है। तो जिस प्रभाव का ये अनुभव करता है उसी प्रभाव को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। वो प्रभाव क्या है, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल है। तो कहाँ तक ये इसके बल का अनुभव करता है, कहाँ तक ये आवेश इसके बल का अनुभव करता है, वहां तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। ये चीज विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको समझते हैं अच्छे से और हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो हम कहते क्या है, अब इसको समझते हैं, उसके बाद हम एक तरफ समझते हैं एक तरफ लिखेंगे कि होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास आवेश है, ये है मेरे पास आवेश है, ये कैसा है, स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश है। ये क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, यानी इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश से r दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q0। आवेश से r दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q0। तो अगर हम ये कहें, आप ध्यान से सुनिएगा, कि इस आवेश के कारण इस पर कोई बल लग रहा होगा, इस आवेश के कारण इस पर क्या कर रहा है, कोई बल लग रहा होगा। वो बल कितना लग रहा है नहीं पता, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि Q0 Q1 के कारण Q0 पर आरोपित बल, Q0 के कारण Q0 पर Q के कारण Q0 पर आरोपित बल। तो यहां पर देख लो कि Q के कारण, यानी Q के कारण Q0 पर अगर F बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है, तो 1 कूलम आवेश पर, यानी Q के कारण Q0 कूलम आवेश पर F बल लग रहा है, ये हमने माना है F बल लग रहा है, तो 1 कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा, तो आप कहोगे कि F बटे Q0 बल लगेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। Q0 आवेश पर हमने मान लिया
कि F बल लग रहा है, तो 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा? तो Q0। इसी एकांक का, इसी को तो कहते हैं हम क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये Q0 कूलाम है, तो ये 1 कूलाम है, तो इसको कहेंगे कि एकांक कूलाम आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से कह सकते हैं एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वो बल किसके द्वारा लगेगा? तो किसी सोर्स चार्ज के द्वारा लगेगा, यानी Q के कारण एकांक आवेश पर, किसी स्रोत आवेश के कारण एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख सकते हैं। और ये Q0 कहाँ स्थित है? इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ही स्थित है। कहाँ स्थित है? Q के विद्युत क्षेत्र के अंदर ही स्थित है। तो इस पॉइंट से हमने क्या, इसी को कहते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट P है, P पर क्या है? Q0 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि EP इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो EP यानी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते, इसी को कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू, इसको लिखते हैं F/Q0 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे डिफिनीशन लिखते हैं, इसका कुछ डिफिनीशन लिखते हैं। तो डिफिनीशन जैसे ये डेराइव किए हैं, ये चीज EP कैसे आया उसी के अनुसार हम डिफिनीशन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो किसी स्रोत आवेश, ये कैसा आवेश है? स्रोत आवेश है। तो किसी स्रोत आवेश के कारण, स्रोत आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र के, उसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, आवेश इसको Q0 हम यहां पर लिख रहे हैं, पर लगने वाला बल, लगने वाला बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात, एवं परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है, ये चीज है। देखिए, मान लो कि कोई ये आवेश स्रोत आवेश है, इसके द्वारा यहां तक क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक बिंदु हमने मान लिया P, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। Q0 को हमने क्या, यहाँ पे परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश कह लो या इकाई आवेश कह लो, आवेश
परीक्षण आवेश है, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश है। ये बिंदु P कहाँ है? इस आवेश के, इस स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इसके द्वारा इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो वही लिखा गया है, किसी स्रोत आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी स्रोत आवेश के कारण इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, हमने माना P, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इस बिंदु पर, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये जैसे कितना लग रहा है, F लगने वाला बल, तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अर्थात EP इक्वल टू F बटे में Q0 लिख सकते हैं। ये इतना, ये लिख सकते हैं। ये कैसे आया EP? तो इसको अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। देखो ये क्या है, एक कूलाम आवेश को ही तो हमने क्या कहा, एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को हमने क्या कहा, ये EP। यानी एकांक आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र के, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो यहां से ये निकल गया। अब एक चीज यहां पर हम ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये Q क्या लगा रहा है, Q0 पे क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो जो बल लगा रहा है, इस बल का मान कितना होगा? तो यहां पर समझते हैं, तो Q1, Q के कारण Q0 पर बल, यहां पर लिख सकते हैं आगे, Q के कारण Q0 पर बल कितना हो जाएगा? तो F इजकल टू लिख सकते हैं ना, K Q0 बटे कितनी दूरी पर है? तो R स्क्वायर, R दूरी पर लिख सकते हैं। और इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए फिर से। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि Q के कारण, यहां पर देखिए फिर से, ये किसके कारण बल लग रहा है? इस पर, इसके कारण लग रहा है। तो Q के कारण Q0 पर लगने वाले बल को हमने F इजकल टू K Q0 बटे R स्क्वायर लिखा। इसको समीकरण नंबर 2 माना, इसको समीकरण नंबर 1। ये कहां से आया आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। और आगे देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलता है। तो हमने 2 चीज पढ़ा, एक वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर F डिवाइडेड बाई Q0 पढ़ा, इसको समीकरण नंबर 1 माना था। और यहां पर F का मान कितना निकाले थे? K Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये निकाले थे। तो अब क्या करते हैं, F का मान यहां पर रख सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देख सकते हो EP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर F इंटू 1/Q0 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको अलग अलग, और F का मान यहां पर रख देते हैं। तो EP इक्वल टू K Q0 अपन R स्क्वायर इंटू 1/Q0, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो EP इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ये Q0 है, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा K Q पर R स्क्वायर। ये हमारा मिल गया ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसके लिए ग्राफ भी बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्या। तो यहां पे ये देखा गया इस इक्वेशन से, हियर यहां पे ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनुक्रमानुपाती है किसका? 1/R स्क्वायर का।
1/r² का। तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसका ग्राफ बनेगा, इसको डिटेल में समझते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ से इसका मान कैसे, ये पता है कि आर का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता जाएगा, आर का मान घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ, एक ये चीज बनता है, ये ग्राफ याद रखिएगा। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका ग्राफ लिख कर भेज दीजिएगा कि इसका ग्राफ हमें समझना है। तो ये E है और ये 1/r² है। तो इसका ग्राफ एकदम सीधे ऐसे जाता है, इसका ग्राफ सीधे जाएगा 1/r²। अगर इसको ऐसे बनाए, ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये R, इसको ये R है, तब इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे। ये दो ग्राफ बना, ये दोनों ग्राफ आपको समझना होगा। तो इस तरीके से ये हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको जो कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से समझा देंगे। थैंक यू क्लास।